ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस लाइन पे ये जो राइटिंग लिखी है ये प्रिंट आउट नहीं होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मैंने उसको कमेंट किया है और कमेंट जस्ट रीड होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता, ब्राउज़र पे शो नहीं होता। और कमेंट करने का सिंपल ये तरीका है, आप कंट्रोल और साथ में बैक स्लैश प्रेस करते हैं, CTRL प्रेस करते हैं। इसके साथ आप जो है ना ये दोनों कीज़ जब आप प्रेस करते हैं तो आपका जो भी लाइन होती है वो कमेंट हो जाती है। ठीक है, ये दोनों कीज़ आप कंट्रोल बैक स्लैश प्रेस करेंगे, कमेंट हो जाएगा। और कमेंट हम इसलिए लिखते हैं कोड के अंदर ताकि अगर कोई डेवलपर और आप उसको कोड देते हैं, कल कोई अपनी साइट देते हैं तो वो भी उसके अंदर देख सके क्या क्या हो रहा है। राइटिंग में उसके लिए इजी हो कि किस सेक्शन पे जाना है, बिल्कुल आपकी डी लॉजिक को समझ सके। तो हमारे पास 3 किस्म की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब इनलाइन तो एज द नेम इंडिकेट्स कि ये विद इन लाइन विद इन टैग होगा। ठीक है, तो विद इन टैग जब हम CSS करते हैं यानी कि यहाँ पे ही टैग के अंदर ओपनिंग टैग में ना कि क्लोजिंग में हम एक एट्रीब्यूट देते हैं स्टाइल के नाम से। स्टाइल के नाम से एट्रीब्यूट देके इसके अंदर हम जो मर्जी स्टाइलिंग दे दें, ये हमारी होती है इनलाइन CSS। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो है ना वो हेड के अंदर होती है। हेड के अंदर हम स्टाइल के नाम पे टैग देते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे जब हम इंटरनल कर रहे हैं तो हम टैग दे रहे हैं स्टाइल के नाम से, जब इनलाइन कर रहे हैं तो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट दे रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल CSS करते हैं लाइक कंट्रोल एंड, हम इसकी एक्सटेंशन चेंज करेंगे, index.css कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो डॉट इसकी एक्सटेंशन क्या है? CSS। ये आपकी स्टाइल शीट होती है, यूजुअली हम स्टाइल शीट डॉट CSS रखते हैं इसका नाम। ठीक है, हमने इसको कर दिया सेव। मैंने अब इसी फाइल की CSS फाइल भी बना ली है। ठीक है, तो ये फाइल अब CSS एक्सटेंशन के साथ है, इसका मतलब है कि ये इसकी एक्सटर्नल फाइल है। तो एक्सटर्नल फाइल हमारी इस तरह से बनती है जो इलाके से आउटसाइड बनती है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि जब हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो ऑब्वियसली उस एक्सटर्नल फाइल का इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर ही होगी। ठीक है, तो उस कनेक्शन का ये तरीका है कि हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्ट करने का ये तरीका होता है, हम यहाँ पे आते हैं और हम देते हैं लिंक का टैग। लिंक के टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक आता है रिलेशन के नेम से एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था। और एक होता है href का एट्रीब्यूट। जो रिलेशन का एट्रीब्यूट होता है वो बताता है कि स्टाइल शीट का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इट इज अ स्टाइल शीट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिलेशन में लिखेंगे क्या कि स्टाइल शीट है। रिलेशन में हमेशा स्टाइल शीट आएगा। और href में हम आके दे देंगे कि भाई क्या वो एड्रेस दे दो। href में हमेशा एड्रेस आता है, किसी भी एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी टैग में अगर href है इसका मतलब है वहां पे हम एड्रेस देंगे, लोकेशन देंगे। तो अब यहाँ पे आके मैंने शीट की लोकेशन देनी है index.css की। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने अभी डेस्कटॉप पे फाइल बनाई है विच इज दिस index.css। ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ, डेस्कटॉप पे जाती हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे फाइल बनाई है, ये रही index.css। मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँ, होम के अंदर आप जाओ, यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन आता है। कॉपी पाथ क्या करेगा, इसके फुल पाथ को कॉपी कर देगा। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका पाथ है विद इन्वर्टेड कोमास। ये आपको पाथ मिल जाता है जब आप कॉपी पाथ करते हो। कॉपी पाथ में इन्वर्टेड कोमा साथ आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सी के अंदर एक फोल्डर है यूजर्स के नाम का, उसमें एक फोल्डर है यूजर, उसके अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर क्या फाइल पड़ी हुई है, index.css। इस एड्रेस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। ये क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस का क्या मतलब होता है, कंप्लीट एड्रेस। दिस इज योर एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, अब मैं आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि मेरे पास जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया index.css, या ये लिख दिया, या मैंने लिख दिया कि डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है विच इज index.css। ये होता है आपका रिलेटिव एड्रेस। ये क्या होता है, रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फर्क होता है? मैं वही बता रही हूँ अभी। जो रिलेटिव एड्रेस है, ठीक है, और एब्सोल्यूट एड्रेस है, वो आपको समझ आ गया। एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस का मतलब है शॉर्ट एड्रेस, मतलब डायरेक्ट फाइल का नाम दे दिया या फिर एक सिंगल। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है कि आपको भी सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कंप्लीट एड्रेस है ऊपर वाला, सी में ये फोल्डर, फिर ये फोल्डर, फिर ये। अगर मैं ये फाइल आपको भेजती हूँ, आप कहते हैं मैम ये फाइल हमें भेज दे, हमने भी इसको एग्जीक्यूट करने, रन करना है। मैं आपको ये फाइल भेज देती हूँ और मैं आके यहाँ पे इस फाइल का लिंक दे देती हूँ, ये वाला कंप्लीट, मतलब जो दोनों एड्रेस दे के मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एड्रेस दिया जो मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस था, ये एब्सोल्यूट एड्रेस आ गया। यहाँ पे ये मेंशन है सी में यूजर, यूजर में ये। अब इस हेडिंग को आती हूँ मैं और मैंने यहाँ पे क्या दिया कि बैकग्राउंड कलर इसका कर दो
रेड, ठीक है, स्टाइल में मैंने दे दिया। तो ऑब्वियसली अभी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, हो रहा है ना। बट जब ये फाइल मैं आपको भेजूंगी तो ये बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होगा अप्लाई। अगर मैंने इस बैकग्राउंड कलर को यहां नहीं दिया हुआ, सॉरी वेट, ये तो मैंने इनलाइन सीएसएस कर दिया ना एक्सटर्नल के केसेस में। एक्सटर्नल में मैंने कहा H1 के टैग, H1 के टैग को बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। अभी यहाँ के मैंने एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे आके फाइल को लिंक कराया है, फाइल लिंक हो गई है, ठीक है, सब कुछ ओके हो गया। मैं आती हूँ और ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी फाइल का पाथ ठीक है, फाइल सही कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। लेकिन जब ये फाइल मैं आपको भेजूंगी तो ये बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होगा, ये चीज रेड नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वहां पे जाके पाथ गलत हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि आपका सी का फोल्डर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सी के फोल्डर में यूजर का फोल्डर और यूजर के फोल्डर के अंदर यूजर का फोल्डर हो, जिसके अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर और उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई हो। ऐसा नहीं है। जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके डाउनलोड के फोल्डर में चली जाएगी, तो वहां पे ये लोकेशन क्या हो जाएगी, ये एड्रेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही रीजन है कि हम लोग एब्सोल्यूट एड्रेस कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि एब्सोल्यूट एड्रेस कंप्लीट एड्रेस होता है। और जब आप अपना कंप्लीट एड्रेस भेजते हो तो जब दूसरे के पीसी में जाता है या आप किसी क्लाइंट को भेजते हो साइट के लिए तो वहां पे एड्रेसेस गलत हो जाते हैं जी। तो हम यूज करते हैं रिलेटिव एड्रेस। और रिलेटिव एड्रेस यूज करने का तरीका क्या होता है? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि अभी ये index.html की फाइल है, ठीक है। अब मुझे बताएं index.html कहाँ पे पड़ी हुई है फाइल? डेस्कटॉप पे। और index.css कहाँ पे पड़ी हुई है? यूजर पे जाके नहीं, index.css कहाँ पड़ी है? डेस्कटॉप पे ही पड़ी है ना, ये डेस्कटॉप पे है, यानी कि इंडेक्स भी डेस्कटॉप पे पड़ी है और ये भी डेस्कटॉप पे पड़ी है। जब दोनों फाइल्स सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई होती हैं, हम सिंपल सी चीज लिख देते हैं, हम लिखते हैं डॉट स्लैश। जब हम लिखते हैं ना डॉट स्लैश, दोनों सेम फोल्डर में, तो वो फाइल आ जाती है, ये आ गई है। मैंने डॉट स्लैश लिखा, अब मुझे शो हो रही है index.css। मैं इंटर करूंगी, ये पाथ बिल्कुल ठीक है। अभी भी ये मुझे रन करके देगा, ये देख, ठीक है। अब ये तरीका होता है इसकी। अब मैंने आपको जो भी तरीका बताया ना, ये गलत तरीका है। अभी तक हम जो फाइल बना रहे थे, क्योंकि मैं अभी आपके फोल्डर स्ट्रक्चर पे पहले जा रही हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। स्पेशली इनिशियल लेवल पर बच्चों को नहीं पता होता, वो फाइल्स बनाते रहते हैं एक एक करके, एक एक कोने में फाइल है, एक दूसरे कोने में। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, गलत तरीका होता है ये। आप जब भी फोल्डर बनाते हो, मैं एग्जाम्पल देती थी, अब वो फोल्डर स्विच हो गया। जैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट बनाया था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, तो मैंने एक ही फोल्डर के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही थी, सारी HTML की फाइल भी उसी में रख दी थी, CSS की भी उधर ही रख दी थी, पिक्चर्स भी उधर ही रख दी थी। ये गलत तरीका है, ठीक है। यहाँ पे ये तरीका सही नहीं होता। जब आप किसी को भेजते हो, वो अगेन लोकेशन के मसले आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और वो एक सही तरीका भी नहीं होता। तो फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहली चीज होती है, जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है, जब भी बनाना है, सबसे पहली चीज है आप राइट क्लिक करोगे, एक न्यू फोल्डर बनाओगे। फोल्डर को आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे। जाहिर है जो आप बना रहे हो प्रोजेक्ट, इसको यहाँ के रीनेम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो कि मैं कह देती हूँ कि KFC के लिए है, KFC की साइट है, या मैं कह देती हूँ MCMGA कुछ साइट है, मैंने ये दे दी, ये मेरे प्रोजेक्ट का वेबसाइट का नाम है। अब इस वेबसाइट के नाम के अंदर ना आपके 3 फोल्डर्स बनते हैं। पहला फोल्डर जो बनेगा, आप उसको कह दोगे ये मेरा पेजेस के नाम का फोल्डर है। अब इसके अंदर आप सारे HTML के पेजेस रखोगे, जो HTML की एक्सटेंशंस है, ठीक है। सेकंड जो आपका फोल्डर बनेगा, वो आपका बन जाएगा एसेट्स के नाम से। एसेट्स के अंदर आप सारी क्या रखोगे? पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह, ठीक है। थर्ड जो आपका फोल्डर बनेगा, वो आपका बन जाएगा स्टाइलिंग के नाम से, स्टाइल्स के नाम से। इसके अंदर आप सारी CSS की फाइल्स और स्टाइल शीट रखोगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। आप जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस होंगी वो किधर आ जाएंगी? एसेट्स में, ठीक है। जितने भी इंडेक्स HTML की फाइल्स होंगी वो किस में आ जाएंगी? पेजेस में। और जितनी भी स्टाइलिंग है, CSS है, वो किधर आ जाएंगी? स्टाइल्स में आ जाएंगी। तो आपने 3 फोल्डर्स इस तरीके से बना दिए। अब कल को जब आप ये किसी को भेजोगे अपना प्रोजेक्ट, तो आप इस तरह नहीं भेजोगे कि भाई आपने ये फाइल अलग भेजी, ये अलग भेजी। आप इसको करोगे जिप, राइट क्लिक करोगे, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर, ये एक जिप फाइल बन जाएगी और आप ये अगले बंदे को सेंड करोगे। तो जब आप ये भेजोगे, वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो लोकेशन तो गलत होगी ही नहीं, क्योंकि अंदर वही 3 फोल्डर बने होंगे, तो वहां पे लोकेशन गलत नहीं होती है। समझ आइए? अब ये तरीका तो है कि भाई ठीक है, मैंने फोल्डर बना लिया, मैं आती हूँ यहाँ पे, आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मतलब ये अभी मेरे पास फाइल्स इस तरह से आ रही है, मैं उठ के ना
इस फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ ओवर हियर, ये देखिए ये आ गया। अब आपने देखा कि मेरा मेन प्रोजेक्ट था, उसके अंदर 3 फोल्डर्स बने, एसेट्स के नाम से, पेजेस के नाम से और इसके नाम से, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये तो बड़ा कम्प्लेक्स है, आप इधर से खोलो और बार बार बनाते जाओ, ठीक है। आपको VS कोड में बड़े मजे की फंक्शनैलिटी मिली, मैं ऐसे डिलीट कर देती हूँ ये फाइल्स, ठीक है। मैं यहाँ आती हूँ, अब यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है फोल्डर्स। अगर मैंने फोल्डर्स और फाइल्स बनानी है तो मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ यहाँ से, हाँ ठीक है। यहाँ से आपके पास बनती है न्यू फाइल, यहाँ से आपके पास बनता है न्यू फोल्डर। मैं न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा फोल्डर का नाम, मैं लिख दूंगी पेजेस, ये मेरा बन गया फोल्डर। मैंने जैसे ही बनाया यहाँ पे आऊंगी, ये देखिए, ठीक है। अब आप बाय क्लिक करोगे ताकि ब्लू जो है ना वो इनएक्टिव हो। अब आपने बनाना बनना के ब्लू एक्टिव है, आप फोल्डर बनाओगे इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। आपने बाय इनएक्टिव करना है, फिर फोल्डर बनाना है। अब आप आगे कहोगे कि मेरा एसेट्स के नाम से फोल्डर है, जो एसेट्स आएंगे, फिर बाय क्लिक करोगे, फिर आके आप कह दोगे मेरे स्टाइल्स के नाम से फोल्डर है। आपने बना दिए 3 वो। अब आप पेजेस के अंदर आओगे और यहाँ पे HTML की फाइल्स बनाओगे तो यहाँ से फाइल बनती है, फाइल पे क्लिक करोगे, अभी एक्टिव थी, इसके अंदर आपने बनाना है, पेजेस के अंदर फाइल बननी है, index.html बन गई फाइल, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्टाइल्स में आओगे और स्टाइल शीट के अंदर क्लिक करके अब इसके अंदर आप फाइल बनाओगे स्टाइल्स में, स्टाइल शीट डॉट स्टाइल शीट, हाँ वो बस समटाइम, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। अब आपने अकॉर्डिंगली वो फोल्डर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप इसको आपको यूं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से सिंपल सी चीज है, पेजेस में मेरे पेजेस पड़े, स्टाइल में स्टाइल शीट पड़े, ऑर्गेनाइज्ड हो गया आपका, ठीक है। अब आप index.html में आएंगे, आप यहाँ के लिखेंगे DOC डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको बता रही थी कि आपने यहाँ पे आके बनाया H1, आपने यहाँ पे आके दे दी हेडिंग, ठीक है, और हेडिंग को आपने यहाँ पे आके दे दिया कलर कुछ भी, ठीक है। आपने कहा कि बैकग्राउंड कलर दे दो इसका। ये जो स्टाइलिंग हो रही है ये हमारी इनलाइन तो कहलाएगी नहीं, इंटरनल कहलाएगी, ये एक्सटर्नल कहलाएगी, एक्सटर्नल क्योंकि बाहर है, शीट से बाहर है, ये शीट है ना, इससे बाहर में स्टाइलिंग कर रही हूँ, इंटरनल तो उसके अंदर ही होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ये बना दी एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल को लिंक कराना पड़ता है, लिंक कराऊंगी, लिंक में ऑटोमेटिकली आ जाता है स्टाइल शीट। यहाँ पे अब href में बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब आपने लिंक करानी है index.css, तो पाथ कैसे गलत नहीं होता, इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं समझा देती हूँ, मैंने पेजेस में ना मुख्तलिफ पेजेस बनाए, मैं एक और पेज बना लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने इंडेक्स के साथ बना लिया about.html, मैंने इसी के अंदर एक और फाइल बना ली contact.html, ठीक है। मैंने 3 फाइल्स बना दी, ठीक है। अब index.html के अंदर मैं काम करी थी। अब मैंने आपको समझाया था कि यानी कि मेरी जो index.html की फाइल है वो भी डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, मेरी जो index.css की फाइल है वो भी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो मैं ./ यूज करूंगी तो मेरे पास वो फाइल का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं ./ यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, अबाउट, ये अबाउट आ रहा है और कॉन्टेक्ट आ रहा है। अबाउट और कॉन्टेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी index.html की फाइल किधर पड़ी हुई है, पेजेस में, समझ आ गई। और मैंने आपको क्या कहा था, जो फाइल सेम फोल्डर में पड़ी होंगी, मतलब अबाउट और कॉन्टेक्ट सेम फोल्डर में है तो ये मुझे शो हो रहे हैं। अब अगर मैं इससे 1 लेवल अप आना चाहती हूँ, 1 लेवल बाहर आना चाहती हूँ कि मुझे फोल्डर नजर आए, सिंपल सी चीज है, आप जस्ट 2 डॉट्स लगा दोगे एक के बजाय, ये। अब आप बाहर आ गए, अब आप कहोगे कि स्टाइल्स में जाओ, और ये पाथ अब कभी भी गलत नहीं होगा। आप जिसको भी भेजेंगे सीधा यहाँ पे वो यहीं पे डॉट लाइक के स्टाइल, तो आप ये जो है ना वो लिंकिंग का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को सबको, ठीक है, गुड। तो हमने देखा कि इस तरह से हमने एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट है उसको लिंक करा दिया, जो कि काम कर रही है। आप लिंकिंग हमेशा इस तरह कराओगे। मुझे कोई इमेज भी लगानी है, उसकी लिंकिंग इसी तरीके से होगी। अब बात इमेज की हो रही है तो हम इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। अब इमेज लगाने के लिए मुझे कल को कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज सेव करनी है, मैं कोई कार की इमेजेस ले लेती हूँ, ठीक है, कोई सी भी ले लेते हैं। अब इसको सेव करते हैं इमेज को। अब मुझे इसको सेव कहाँ करना है, मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है जो कि है ये, इसके अंदर आपने एसेट्स में आना है। एसेट्स में आके सारी पिक्चर्स जो है वो सेव होंगी। अब यहाँ पे इसकी टाइप आ रही है वेब पी। वेब पी की एक्सटेंशन यूजुअली काम नहीं करती, आप इसको कन्वर्ट करते हो इनटू जेपीजी या जेपैग। जेपैग इस तरह होती है फाइल, ठीक है,
जेपीजी आपकी ये एक्सटेंशन होती है और पीएनजी आपकी ये होती है। पीएनजी यूजुअली लोगोस के लिए होती है, ठीक है। आप यहाँ पे जेपीजी एक्सटेंशन दे दें जो भी, और नीचे से ऑल फाइल्स कर लें तो ये खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी जेपीजी में। सेव कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, सम टाइम इमेज कन्वर्ट होकर शो नहीं होती, अभी हो रही है ये, इसका मतलब है कि कन्वर्ट होगी, ये देख जेपीजी में, ठीक है, फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट आपने उस टाइम सेट कर लेना। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं इमेज ले लेती हूँ। अब यहाँ पे एसेट्स खोलूंगी तो पिक्चर आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे देना होगा एड्रेस, सिमिलरली एसेट्स को पिक करूंगी, अंदर पिक्चर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं ले लेती हूँ IMG इमेज। इमेज के अंदर सोर्स के नाम का एट्रीब्यूट होता है ये, SRC इमेज का सोर्स होता है। ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मेरा इमेज का, सबसे पहले तो मैं इमेज को लिंक दे देती हूँ, डॉट डॉट करूंगी क्योंकि मैं स्लैश एसेट्स पे आऊंगी, और ये रही पिक्चर। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे आके इसको रीलोड कर लेती फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एसेट्स में मल्टीपल पिक्चर्स पड़ी होती तो फिर हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हूँ। तो इसी तरह से वो नेम्स होते हैं ना, आप नेम डिफाइन कर लो 1 2 3 करके, और आपको पता होगा क्या है, वो आपको यूं ही करेगा, सारी पिक्चर शो हो जाती है, तो ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। अच्छा मैं देख रही हूँ पिक्चर क्यों नहीं आई उधर, पिक्चर नहीं आई, कुछ मसला है। अच्छा मैंने फाइल ही गलत शायद ओपन की हुई। हाँ मैं इंडेक्स डॉट को चेक कर रही हूँ ना, ये देखें डेस्कटॉप पे जो फाइल पड़ी हुई थी, तभी वो शो नहीं हो रही मुझे, मेरी पाथ चेंज हो गया था। ये पाथ अब ठीक है, डेस्कटॉप पे ये फोल्डर, उसमें पेजेस, उसमें ये, ठीक है। अब ये मेरे पास पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। अब पिक्चर जो आपने मैं यहाँ पे दिखाई है, पिक्चर सिंपल आपको शो हो रही है, ठीक है। इसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी पिक्चर जो है फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 640 नहीं 6400 है, ठीक है। तो 6400 में मैं आऊंगी, आके इसको रीलोड करूंगी, पिक्चर का पाथ हो गया गलत, तो अब पिक्चर शो ही नहीं होनी ना। जब आपको पिक्चर शो नहीं होती ड्यू टू सम रीजन, तो आप उसके साथ देते हो अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये एसईओ के लिहाज से भी अच्छा है, मतलब अगर आपने वेबसाइट को रैंक करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना पड़ता है इस इमेज के अगेंस्ट। तो आप कहोगे इमेज शो नहीं हो रही, तो मेरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाए। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप क्या दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि सर्वर इश्यूज है, इस वजह से इमेज शो नहीं हो रही, तो आप इसको ले लोगे और इसको आके रीलोड कर दो। अब आपको बता रहा है वो कि ये इशू है, हाँ कि ये इशू है जिसकी वजह से पिक्चर शो नहीं हो रही, साथ में मैसेज आ रहा है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये होता है कि ALT स्टैंड्स फॉर इमेज के अगेंस्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है वो। अच्छा ये होती है हमारा हमेशा एट्रीब्यूट, कोई भी आप देते हो, और यहाँ पे हम देते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनलाइन CSS के ऊपर। अच्छा उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि विड्थ, इसके अंदर विड्थ का भी एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हाइट का भी एट्रीब्यूट होता है। हम विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा विड्थ इसकी 300 कर दो, हाइट 300 कर दो, तो इमेज बड़ी छोटी हो जाएगी बेस्ड ऑन जो आपने हाइट और विड्थ दी है। ये देखें सबर, ये हमने गलत दिया था ना, सर्वर इशू हाँ डाल दिया था। नहीं सर्वे इश्यूज रहने देना है आपने, वो लाजमी देना है, चाहे पिक्चर का एड्रेस गलत कर दिया था 6400, अब ठीक सही है। तो वो आप इसकी हाइट और विड्थ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो जितनी भी आपको पिक्चर चाहिए। अच्छा अब पिक्चर से पहले मैं आपको एक चीज आके बताती हूँ, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी थी, ठीक है। इसके अंदर मैंने आके आपको कहा था कि हम स्टाइल का एट्रीब्यूट देते हैं, तो ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के अंदर समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मैं कहती हूँ उसका कलर चेंज करो, कलर कर दो ब्राउन, तो ये जो चीज होती है ना, हम इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, जो CSS में होती है, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू। तो CSS में प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, और ये हमारा एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू है, समझ आई। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फिर ये, तो ये जो हमने यूज किया अभी, इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है, इनलाइन CSS। वेट अ व्हाइल, कुछ गलत किया हमने, H1 को मैंने यहाँ पे CSS में कुछ दिया होगा, हाँ तभी बैकग्राउंड कलर शो है, बैकग्राउंड कलर भी ब्राउन था और टेक्स्ट का कलर भी ब्राउन था, इसलिए शो नहीं है, ठीक है। ये रहा, तो आपके शो हो रहा है कि आपने इनलाइन CSS दे दिया है। अब अभी हम एक नई चीज पहले, हम क्या काम करते हैं, मैं इसी हेडिंग को 3 किस्म की चीजें दे देती हूँ। मैं इसको इनलाइन CSS भी देती हूँ, मैं इसको इंटरनल भी देती हूँ और एक्सटर्नल भी। बैकग्राउंड कलर देती हूँ, सीधे सीधे समझ आ जाएगी आपको क्या हो रहा है। बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ एक्वा, ठीक है, मैंने दे दिया।
अभी शोर है। हम्म, अब मैंने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज की हुई है इसके ऊपर। अब मैं इसी टैग का नाम लूंगी जो कि H1 है। हम्म, मैं यहाँ आऊंगी, मैं आके दे दूंगी H1। हम्म, H1 को मैं दे दे, सॉरी इस तरह गलत है, ये देखिए मैंने डायरेक्ट दे दिया है तो ये गलत है, तभी ब्लू नहीं हुआ था, वो वाइट हाँ, शो हो रहा था। आपने स्टाइल के टैग लगाना है पहले, अब आपने देना है हेडिंग 1। सही है, हेडिंग 1 को मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आके दे दिया, ब्लू वॉयलेट दे देते हैं। यहाँ पे एक्वा कलर है, यहाँ पे ब्लू वॉयलेट है, और मैं भी यहाँ पे आती हूँ और अगेन मैं आके दे देती हूँ। यहाँ पे कुछ भी हम नहीं देते, सीधा सीधा स्टाइलिंग कर लेते हैं। H1 के टैग दे के बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ब्राउन। अब मैंने 3 कलर्स दिए हुए, हम्म, मैंने 3 किस्म की यूएस सीएसएस यूज किए सेम टैग पे, इनलाइन, हम्म, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब तीनों काम करेंगे। अब मैं देखते हैं कि कलर कौन सा अप्लाई होगा, एक्वा होगा, ब्लू वॉयलेट या वो नहीं, एक्वा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस वाइज जो इंटरनल सीएसएस होती है, इंटरनल की प्रेफरेंस हाई होती है क्योंकि वो विद इन टैग है। तो जो सबसे पहले आपने इंटरनल यूज इनलाइन सीएसएस यूज किया सबसे हाँ, पहले ये अप्लाई होगी क्योंकि वो विद इन टैग है। मैं वही बता रही हूँ, वो बात की अभी बताती हूँ। ठीक है, ये आपने H1 दे दिया। ठीक है, इनलाइन सीएसएस हट गई। अब क्या अप्लाई होगा, ब्लू वॉयलेट कलर। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो इनलाइन के बाद इंटरनल है। प्रेफरेंस वाइज इंटरनल हाई है, वो विद इन शीट है। जी, ठीक है, जब ये भी मैं हटा दूंगी देन जाके लास्ट में एक्सटर्नल अप्लाई होगी, ये देखें। द लीस्ट लेकिन हाँ, द लीस्ट प्रेफर्ड वाइज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि जब आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस यूज होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने आपने एक्सटर्नल तो यूज कर लिया है। अब यहाँ पे इसको लिंक भी करा दिया, लेकिन हम जब भी फाइल शीट बनाएंगे हम इनलाइन सीएसएस भी नहीं यूज करेंगे, हम इंटरनल भी यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सटर्नल यूज करेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि कल को अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हो और वो आपको कहता है कि सीधा जाके वो चीज चेंज कर दें, तो क्या आप मतलब कि अलग अलग जाके इनलाइन पूरा सीएसएस ढूंढना यूज करते पड़ेगा। रहोगे, ढूंढते रहोगे कि कहाँ पे मैंने किया हुआ था। जैसे अभी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इनलाइन जी, अप्लाई किया तो उस पे, तो आपने एक ही जगह पे शीट सारी मतलब सारा काम आपने एक ही स्टाइल शीट में करना है और वो आपने एक्सटर्नल बनानी है ताकि ताकि आपके लिए चेंज इजी हो करने में जाए। इजी हो जाए। सेकंड चीज, जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के अंदर एक टाइपोग्राफी होती है, मतलब वेबसाइट का फॉन्ट सेम होता है या इस तरह। जैसे मैं आपको एक साइट दिखा देती हूँ, डिफरेंट साइट्स होती हैं, इस भी हाई की साइट दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये साइट है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो हेडिंग्स है ना, ये वाली हेडिंग जो लिखी है, जो नेव बार है, जो नीचे ये जो इसकी मतलब कि क्या कहते हैं, मेन हेडिंग्स है। ठीक है, उनकी फॉन्ट फैमिली सेम है, मतलब लिखने का स्टाइल सेम है। जो नीचे सब हेडिंग्स है उनका लिखने का स्टाइल सेम है। कहने का मकसद है कि आपकी एक टाइपोग्राफी होती है जो कि आप हेडिंग्स सारी बटन एक ही स्टाइल में इस टाइपोग्राफी में लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो ये आपकी पूरी वेबसाइट में डिफाइंड होते हैं। ठीक है, मतलब टाइपोग्राफी सेम रहती है, हेडिंग आपकी सेम रहती है। ठीक है, आपके पैराग्राफ्स की स्टाइलिंग सेम रहती है। तो ये आप एक ही बार डिफाइन करते हो जब स्टाइल शीट बनाते हो। अगर कल को आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे ये फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा जो तुमने हेडिंग्स में यूज किया है, तो बजाय इसके कि आप अलग अलग जाके 10 दफा वो फॉन्ट चेंज करो, आप सीधा एक ही जगह पे जाके चेंज कर दो, पूरी वेबसाइट का थीम चेंज हो जाएगा। तो मतलब मेन जो हेडिंग्स है आप उनको डायरेक्ट दे दोगे कि इनकी ये टाइपोग्राफी है, ये फॉन्ट फैमिली एंड ऑल। हम देखेंगे किस तरह से थीम सेम रखना है मतलब। और सेकंडली, अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि आपने जो है वो क्या कलर स्कीमिंग यूज करनी है वेबसाइट के अंदर, तो आप ये कभी भी नहीं बोलोगे कि मैं ये कलर यूज करूंगा। मैं आप बोलोगे कि हम वो कलर स्कीम फॉलो करेंगे जो कि लोगो के कलर्स हैं, क्योंकि लोगो की जो थीम होता है वो लोगो के अकॉर्डिंग चलता है। जो लोगो के कलर्स हैं वही साइड के अकॉर्डिंग होगा, थीम भी वही हम अप्लाई करेंगे। तो अच्छा, मतलब जब लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं तो सही कंसिडरेशन होनी चाहिए हाँ, बिजनेस की। होनी चाहिए बिल्कुल। वो क्योंकि वो बार बार के, अगर इवन आप अपने पोस्टर्स बनाते हो फॉर फेसबुक इंस्टाग्राम, वही कलर्स यूज होते हैं, हर जगह पे वो कलर्स यूज होते हैं क्योंकि वो थीम के साथ मैच करते हैं। तो वो बड़ा सोच समझ के लोगों के कलर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने आके आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं जो हमने टैग्स पढ़े हैं, उन्हीं को स्टाइल आउट करना हो तो हम किस तरीके से। अभी मैंने अगर हेडिंग को, ये आपको हेडिंग नजर आ रही है, ठीक है, जो कि ये है। अब आपको हेडिंग में मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे दिया, वो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, उसके लिए बैकग्राउंड कलर और आप दे दोगे ब्राउन। ठीक है, अगर मुझे इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, टेक्स्ट के कलर के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है कलर। कलर में आके कह देती हूँ व्हाइट। क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करूंगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर। तो टेक्स्ट जो है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है,
और अगर आप मुझे इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है, मैं कह देती हूँ कि फॉन्ट फैमिली जो है वो 300 पिक्सल्स है फॉर एग्जांपल। नहीं 300 तो नहीं, 30 पिक्सल्स करके चेक करते मैम वो फॉन्ट साइज में नहीं आता पिक्सल का। फैमिली तो वो क्या कहते हैं। हैं। सॉरी सही कह रहे हाँ हैं, मैं फॉन्ट फैमिली को वो कर रही हूँ। फॉन्ट वो फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। एग्जैक्टली वो फॉन्ट फुल फैमिली हम फॉन्ट दे रहे हैं, हाँ फॉन्ट फैमिली लिखने का स्टाइल होता है, जैसे मैंने कहा अल्जेरियन है। सेरिफ कर लो। हाँ कोई भी कर सकते हैं, यही दे देते हैं स्टाइल, ठीक है। तो ये आ गया, वो लिखने का स्टाइल होता है आपका क्या जी करें, ठीक है। उसके बाद आपको मैं जो चीज़ करी थी एक्चुअली दैट इज़ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मैंने कहा 50 पिक्सल्स कर लेते हैं, ये साइज को कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है ये आ गया, ठीक है 50 पिक्सल्स। अच्छा, अब ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो हमने यूज किए हैं, बैकग्राउंड कलर, कलर टेक्स्ट लाइन, ठीक है, फॉन्ट जी जी फैमिली एंड फॉन्ट साइज। अब अगर मुझे एक चीज होती है आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग क्या चीज होती है? मार्जिन और पैडिंग ये चीज होती है, अगर मैंने इस पूरे को उठाना है, मैं कहती हूँ कि पूरा का पूरा ब्लॉक उठ के बैकग्राउंड कलर देने का मकसद ये है, नीचे आ जाए, आउटसाइड कुछ गैप ले ले, उसके लिए यूज होता है मार्जिन। मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि लेट से मार्जिन दे दो फ्रॉम टॉप, टॉप से 30 पिक्सल का मार्जिन दे दो। ठीक है तो आप देखेंगे कि ये टॉप से मार्जिन ले लेगा, ये ठीक है इतना इसने मार्जिन टॉप से ले लिया, ठीक है। अब मैं आती हूँ, आपको यूं फील नहीं होगा, इसके नीचे कुछ लिखना पड़ेगा। लेट से मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ, पैटर्न नहीं, हाँ पैराग्राफ पे टाइप दे देती हूँ, ठीक है। अब इसके दरम्यान में इतना डिफरेंस है, ठीक है। ठीक मैं है आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ मार्जिन दे दो फ्रॉम बॉटम, बॉटम से दे दो 30 पिक्सल्स। ठीक है अब ये फॉन्ट फैमिली में जो आपने फॉन्ट चूज किया ये पूरी उसकी लोकेशन के हिसाब से वो आया है किस तरह से किया? नहीं, वो ये बहुत सारे आ जाते हैं, अच्छा तो ये मैं ऑटोमेटिकली आ गया। हाँ मैं नहीं देता, आप एक सिंगल भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस सेंस है देते थे जो ये बहुत सारे आए हैं, तो ये किस तरह पता चलता है कि कौन सा एग्जीक्यूट करेगा? हाँ ये मुझे भी आज तक नहीं पता चला, पता नहीं, ये है कुछ इस तरह अप्लाई हो जाता है। मतलब मल्टीपल आते हैं, मैं तो ऐसे सिंगल यूज करती हूँ, ये नहीं पता उसमें से अप्लाई कौन सा होता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि हो जाता है बस अप्लाई। आपको जो यूज करना है ना आप वो यूज करोगे। अच्छा, मार्जिन बॉटम है, बॉटम से हम दे देंगे 30 पिक्सल्स। तो अब 30 पिक्सल मैंने बॉटम दिया, अब आप देखेंगे नीचे से इसके अंदर गैप आएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और ये अप्लाई हो गया 30 पिक्सल्स। अच्छा 30 फील नहीं हो रहा, मैं इसको 130 कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बॉटम से ये इतना मार्जिन फ्रॉम बॉटम लेता है, ठीक है। ठीक है अब मैंने अगर इसको सिमिलरली देना है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ जाती हूँ, मैं आके कह देती हूँ मार्जिन दे दो लेफ्ट से 30 पिक्सल जी, ठीक है। चलिए और मार्जिन राइट से भी दे दो 30 पिक्सल्स। तो ये लेफ्ट से भी मार्जिन ले लेगा और राइट से राइट से भी। भी अब आपने देखा ये जो कॉर्नर था दिस वन, ये आपका ये और ये नीचे ये मार्जिन था। अब अगर मैं चाहती हूँ कि हेडिंग बिल्कुल जुड़ गई है ना ऊपर रेड वाले के साथ, अंदर से गैप आए, उसके लिए पैडिंग यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे पैडिंग चाहिए टॉप से, तो आप देखेंगे पैडिंग होती है फ्रॉम टॉप 30 पिक्सल्स। तो अब आप देखेंगे कि ये टॉप से पैडिंग लेगा, ये इसने यहाँ से एक्चुअली गैप लिया है। तो जब आउटसाइड ब्लॉक यूज होता है वो मार्जिन है, इनसाइड क्या होती है, पैडिंग यूज होती है। अब जिस तरह मैंने अलग अलग दिए हैं मार्जिन और बॉटम, और ये हम दे सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये सारा इतना ना देना हो, मैं डायरेक्ट एक ही मार्जिन देना चाहती हूँ जो मैं कहती हूँ चारों पे अप्लाई हो जाए। लाइक अभी मैं 0 पिक्सल करके दिखाती हूँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके 4 साइड के ऊपर मार्जिन आ जाए, तो मैं आके कह देती हूँ मार्जिन दे दो 4 कॉर्नर से 30 पिक्सल्स। तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड से ले लेगा। ये सिमिलरली मुझे चारों साइड से सिर्फ पैडिंग, अगर मैं मार्जिन लिखेंगे तो वो सारे अप्लाई कर हाँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अप्लाई कर देगा। और अगर आप अलग अलग दोगे इस तरह, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप टॉप और बॉटम का अलग करना चाहते हो, लेफ्ट राइट का अलग करना चाहते हो। मतलब मैं टॉप बॉटम से 30 रहने देना चाहती हूँ, लेफ्ट राइट से कहती हूँ 10 पिक्सल आ जाए। तो उसके लिए किस तरह यूज होता है, उसके लिए आप मार्जिन नहीं लिखते हो, पहले टॉप बॉटम का देते हो। टॉप और बॉटम से मैं क्या कह रही हूँ 30 पिक्सल आए, लेफ्ट राइट से मैं 15 पिक्सल देना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप इस तरह भी दे सकते हो, टॉप बॉटम पहले आएगा, लेफ्ट राइट बाद में। ये सही
ठीक है। अब सेम सिनेरियो पैडिंग के लिए होता है सारा, ठीक है, सिर्फ पैडिंग आ जाती है नाम में। तो आप दे दोगे पैडिंग 30 पिक्सल, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से पैडिंग ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से 4 साइड से इसने ले ली सही है। पैडिंग, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि भाई टॉप बॉटम से बॉटम अलग 30, हो जाए हाँ, और लेफ्ट राइट से 15 दे दो, तो वो आपको 10 अगर पिक्सल। सर आपने मार्जिन रखा है लेफ्ट राइट 15, हम्म, तो आप ये लाइन डालें पूरी, लाइक 13 पिक्सल टू 15 है, उसके बाद दूसरी लाइन है, उसके अंदर आप सिर्फ एक जगह का स्पेसिफाई कर दें कि जो टॉप का मार्जिन है वो इतना होगा, तो किसको प्रायोरिटाइज करेगा वो? मुझे समझ नहीं आई। टॉप का बॉटम, टॉप का मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया कि भाई टॉप का इतना आ जाए, फिर वो देखिए आपने 30 और 15 रखा है ना, हम्म, टॉप बॉटम बॉटम 15 आएगा, सॉरी टॉप बॉटम 30 आएगा, ठीक है, वो उससे अलग है। अब एक अगली लाइन के अंदर ना सिर्फ जो ऊपर वाली जगह जो है उसके स्पेसिफाई दोबारा करने हैं मार्जिन जो है, लाइक 40 कर दें उस तरह से, इन सिर्फ ऊपर वाली जगह का। तो ये जो कलेक्टिव हमने मार्जिन दिया है इसको प्रायोरिटाइज करेगा या फिर जो नीचे हमने नई कमांड दी है उससे? जो ये दिया हमने अलग से, मतलब अगर मैं यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मार्जिन टॉप भी कर देती हूँ, इवन मैंने ऊपर प्रायोरिटाइज किया हुआ है, ठीक है, 30 पिक्सल, मैं यहाँ पे कह देती हूँ 50 पिक्सल, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई टॉप से 50 पिक्सल लेगा या 30 पिक्सल लेगा, ऐसा ही है, ठीक है, इसको मैं ये लेगा इंडिविजुअल जो हमने दिए हुए हैं, अच्छा, जो हमने 50 हाँ, दिया वो उसको इसको प्रायोरिटी देगा क्योंकि ये अलग मैंने लिया हुआ है, सही है। ठीक है, अलग से मैं उसको कह रही हूँ कि टॉप से इतना मार्जिन दे दो, इस तरह से हम दे सकते हैं। अच्छा, मार्जिन पैडिंग का ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी। अच्छा, एक टैग है अब हमने जो डिस्कस करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और मेनली बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। हम लिंक्स करवाते हैं ना वेबसाइट के अंदर, मतलब एक वेब से एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक जी। करना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, एंकर टैग यूज करूंगी, विच इज एक टैग, ठीक है। एक टैग एंकर टैग होता है, एक टैग को आप क्लिक करते हो, एक टैग के अंदर एच रेफ का प्रॉपर्टी आती है। जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने खाली एक टैग लिखा, ठीक मैं है, यहाँ पे आके कह देती हूँ क्लिक हेयर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये नहीं लिंक, आएगा। ये वैसे यूजली लिंक होता है, लेकिन ये लिंक नहीं बनेगा, नहीं ये देख, ये लिंक नहीं है, ये क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको क्या नहीं दिया हुआ, एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ। तो मैं यहाँ की जैसी एट्रीब्यूट दूंगी href के नाम से, अब मैंने हाली एट्रीब्यूट दिया, एट्रीब्यूट को वैल्यू नहीं दी, लेकिन ये लिंक बन जाएगा। अब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको मुझे वैल्यू देनी है कि ये क्लिक करके कहाँ पे जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं एक्सटर्नल कोई लिंक दे सकती हूँ, मैं कहती हूँ गूगल मैप पे चला जाए, ठीक है। ठीक मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आके ये लोकेशन दे देती हूँ, ठीक है, सेव करते हैं, तो इसको रीलोड करते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी, मैं किधर मूव कर रही हूँ, गूगल Maps मैप, बट विद इन द सेम टैब, मैं क्लिक करती हूँ, मैं इसी टैब के अंदर ये चेंज हो जाता है और नया खुल जाता है, ठीक नया है। tab सेम टैब में, हाँ, सेम टैब के अंदर अगर मैं न्यू टैब में खोलना चाहती हूँ, उसके अंदर एट्रीब्यूट होता है टारगेट। टारगेट का मतलब ये नहीं है सिर्फ न्यू टैब में खोलो, टारगेट हम यूज करते हैं कि किस जगह के ऊपर आपने टारगेट करना है, मतलब ओपन कहाँ पे होगा आपका Open टैब, with क्या? ठीक है। तो टारगेट जब आप ब्लैंक यूज करते हो, पेरेंट सेल्फ टॉप उसी में खोलता है, ब्लैंक जो होता है वो ये करता है, जब आप टारगेट ब्लैंक यूज करोगे तो ये आपके न्यू टैब में खुलेगा डाटा, ठीक बाकी है, जो है वो सेम में खोलते हैं, उनका इतना पर्पस नहीं होता है वो टारगेट अलग-अलग करते क्यों? हैं, हाँ, बस ऐसे ही डिफाइन है, समटाइम्स ऐसे भी डिफाइंड होते हैं, पेरेंट सेल्फ टॉप, उनका कोई वो नहीं है, सिर्फ ब्लैंक जो है वो न्यू टैब में ओपन करता है। अच्छा, आपने जैसे क्लिक किया, ये न्यू टैब में न्यू ओपन टैब हो, खुल गया, ठीक है, मैं फिर क्लिक करूंगी, मैं न्यू टैब में चलाऊँ। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास टारगेट ब्लैंक ये चीज ओपन कर रहा है कि मतलब न्यू ठीक है, टैब के अंदर डाटा को खोल रहा है। और जो आपका एच के अंदर आप लिंक दोगे कि मैं क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पे जाऊँ, ये आपका एक टैग है विच इज एंकर टैग, ठीक है। अब एक टैग के अंदर आप देख रहे हो कि नीचे लाइन आ रही है, समझ आ रही है, ये लाइन आपको भी नीचे नजर आ रही है। मैं इस लाइन को अगर रिमूव करना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या स्टाइल यूज होता है, मैं अगर इसको रिमूव करना चाहती हूँ, मैं एक टैग लूंगी, इसके अंदर आपके पास आ जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन जब आप करोगे तो आपकी जो नीचे से लाइन है वो रिमूव हो जाएगी, ये टेक्स्ट की डेकोरेशन नन होगी। अब मुझे इसके कलर को चेंज करना है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, मैं कहती हूँ कलर, कलर क्या करता है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है, मैंने कह दिया ब्लैक कलर कर दो इसका, ये ब्लैक है। अब मैं चाहती हूँ मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक मतलब लेके जाऊँ हॉवर, तो इसका कलर चेंज हो जाए, मैं जैसे माउस लेके जाती हूँ ये कलर चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं हम हॉवर। मैं हॉवर कैसे देती हूँ, किसी भी चीज पे हॉवर देना, इवन पिक्चर पे, कि ए के ऊपर मैं ऐसे करके करूंगी कि हॉवर करो, तो जो कलर है वो हो जाए ब्राउन। ठीक है, तो मैं अब जैसे ही ए के ऊपर
ये लेके जाऊंगी, ये कलर चेंज हो जाएगा। होवर की स्टाइलिंग भी हॉवर के ऊपर, होवर के नाम से है। हाँ हॉवर के नाम से की। अब जरूरी नहीं है कि हॉवर हम इसी को दें। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर पिक्चर डिफाइन की थी, वो दे देते हैं इमेज। इमेज के ऊपर मैं पिक्चर दे देती हूँ कि पिक्चर देती हूँ, ये पिक्चर। मैं अब इस पर जैसे ही हॉवर करूँ, लेट्स से इसका कलर चेंज हो जाए, सही तो है। मैं इमेज के ऊपर हॉवर दूंगी, इमेज के ऊपर हॉवर दे दो। इमेज पे जैसे हॉवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो। अच्छा, अब इमेज के ऊपर समझ आ रही है, इमेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इमेज ऑलरेडी अप्लाई हुई है, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर कभी भी नहीं वही मैं लगेगा। सोच रही थी। हाँ, वो मैं आपको बताने के लिए, ओपेसिटी होती है इस पे अप्लाई। ओपेसिटी का मतलब होता है कि जो ब्लर और पिक्चर शो होती है ना, इस तरह अगर मैं ओपेसिटी देती हूँ 0.5, अब मैंने यहाँ पे लिखा ओपेसिटी 0.5, तो मैं जैसे इस पे ये ब्लर हो रही है, सही है। ठीक है। वन जो आप इस तरह भी कर सकते हो कि इमेज को स्टाइल दे दो कि जो मेरी इमेज है मेन, उसकी इतनी ओपेसिटी हो, तो इमेज पहले से ही ब्लर होगी। अभी इमेज आपको ब्लर ही शो हो रही है, ये देखें, इमेज आई ब्लर। हॉवर पे अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं जैसे ही हॉवर करूँ तो ओपेसिटी 1 हो जाए, 1 पे इमेज मैम बिल्कुल जब सही शो हमारे पास होती है। मल्टीपल इमेजेस होंगी तो उनको 1 2 3 इस तरह करेंगे, और जब स्टाइलिंग भी देंगे तो हाँ 1 2 3 करके। ठीक है। नहीं, वही मैं भी वो कॉन्सेप्ट बताती हूँ, वो मैं खुद नहीं जा रही उस कॉन्सेप्ट पे भी, ठीक ठीक है। है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। समझ आ रही है? ये ज्यादा हो रहा है, नहीं नहीं सही आ रही है, आ रही है? ब्रेक करूं या चलूं आगे? नहीं ठीक है आगे। हाँ ओके, ठीक है। तो ये रहा, अब आपके पास ओपेसिटी इस तरीके से। अब आपको यही कॉन्सेप्ट कि अगर आपने मल्टीपल इमेजेस हो, लाइक अभी तो ठीक है एक इमेज है, मेरे पास 3 इमेजेस हैं, फिर मैं क्या करूंगी? अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसी पे स्टाइल अप्लाई हो, बाकियों पे ना हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास हेडिंग्स हैं, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास हेडिंग्स है, एक हेडिंग है H1, इसको मैं कह देती हूँ हेडिंग 1, ठीक है। मेरे पास ऐसी 3 मल्टीपल हेडिंग्स हैं। मैं आती हूँ और मैं आगे कहती हूँ दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, 4 हेडिंग्स आ गई है, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे सब पे स्टाइल अप्लाई हो गया है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सिर्फ ऊपर वाली पे हो, नीचे वाली पे स्टाइल अप्लाई हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे टैग का नाम दिया हुआ है H1, इसी वजह से सब पे अप्लाई हो गया, जितने भी H1 है वो सब पे। इस केसेस में हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है क्लास और आईडी का। आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आईडी और क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है दोनों सेम ही। मैं यहाँ पे इसको आईडी दे देती हूँ, आईडी का नाम रख देती हूँ head1, ठीक है। क्लास का नाम रख देती हूँ हेडिंग 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लास भी रखी है, आईडी भी रखी है, ठीक है। इसको मैंने, अब आईडी आइडेंटिटी होती है, जैसे आपका CNIC है, ठीक है। आईडी आपका मेन डिफरेंस होता है कि आपकी जो आईडी होती है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब है कि अगर आपने एक दफा एक आईडी असाइन कर दी है तो दूसरे को वो आईडी असाइन नहीं होगी। सिमिलरली जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, एक बंदे को मिल गया वो दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हर बंदे का यूनिक है, आईडी भी आपकी यूनिक होती है। क्लासेस कुड बी ऑफ सेम नेम्स, ठीक है, सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया head1, मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आके ये H1 लिखने के बजाय क्या लिख दूंगी? head1। तो अब आपने देखा ये head1 वाइट नजर आ रहा है। वाइट का मतलब है कोई गड़बड़ है, मैंने कोई मिस्टेक की है, कोड भी होना चाहिए था येलो। वो गड़बड़ मैंने ये किया कि मैंने नाम तो ठीक दिया head1, लेकिन आईडी के केसेस के अंदर आप हैश लगाते हो साथ, जब आप आईडी डिफाइन करते हो तो आप हैश लगाओगे, ठीक है, आप हैश। अब मैंने हैश लगाया, अब ये ठीक है। हैश जो होता है वो आईडी के साथ लगता है, और आईडी का जब आप नाम देते हो तो जस्ट उसी जगह पे अप्लाई होगा, बाकी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी भी ये CSS आप अप्लाई करोगे सब पे आईडी क्लासेस के साथ करोगे, ये बार बार लगेंगी। क्लास के केसेस में हम क्या लगाते हैं? क्लास मैंने ये दे दी थी heading 1, मैं कॉपी करती हूँ, मैं यहाँ आके भी ये दे देती हूँ क्लास। अगेन ये वाइट है, तो आईडी के साथ हैश लग रहा था, क्लास के साथ डॉट लगता है। डॉट दे के हम क्या करते हैं? क्लास को डिफाइन करते हैं। तो अब ये जस्टिस पे अप्लाई हुआ, मतलब दोनों का पर्पस लेकिन सेम था, चाहे मैं आईडी से दूं चाहे मैं क्लास से दूं, हो रहा स्टाइल ही अप्लाई है। आपकी मर्जी, आप आईडी देना चाहते हो या क्लास देना चाहते हो। क्लास मल्टीपल हो सकती है जस्ट, और आईडी क्या हो सकती है? एक हो सकती है। मतलब मैंने ये क्लास यहाँ पे दी है, मैं नीचे भी दे सकती हूँ। मैम क्लास का कॉन्सेप्ट ही पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट होता है, वो उसी से रिलेटेड होता है।
या हाँ, बुक्स लेकिन पढ़ वो रहे क्लासेस और होती है, वो तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो में। अच्छा हाँ, कि एक क्लास दूसरे से इनहेरिट और ये वो नहीं है, ये सिंपल ही है। मतलब आपसे मतलब मेजर दोनों का ये है कि अगर आपको कोई कहता है आईडी क्लासेस का क्या डिफरेंस है ना, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर आप जाते हो, आपको कोई बोलता है आईडी क्लास में, आपने उसको सिंपली आंसर करना है। आईडी आपकी यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो आपने आईडी एक दफा साइन किया अब आप दूसरे ठीक को है साइन नहीं करोगे। ठीक है क्लासेस सेम नेम की मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है असल में इसका मेन इंपैक्ट पड़ता है अभी जब सीएसएस में आप करते हो ना, तो कोई इंपैक्ट नजर नहीं आता। आईडी क्लासेस दोनों से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। मेन इसका जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि जैसे आपने एक बटन बनाया, आपने 10 बटन बनाए, आप चाहते हो उस 10 बटन में से एक बटन पिक करो, वहां आप आईडी दोगे उसको। आप चाहते हो 10 के 10 बटन गेट हो जाए, वहां आप क्लास दोगे। तो मेन कॉन्सेप्ट वहां लगता है इसका असली। जैसे आप, हाँ, जैसे आप देखते हैं ना कि आपके पास ऐड टू कार्ट होती है, ये वेबसाइट होती हैं जो कि जी ई कॉमर्स की साइट हाँ होती जी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सब पे लगा होता है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। पर्पस सेम होता है, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हो तो वो खुल जाता है पेज, और उसकी डिटेल्स फैच होती हैं और वो सारा डेटा होता है। सही है तो वो बटन सारे, जब आप उसमें कोड अप्लाई करते हो लॉजिक, तो वो सारे बटन एक साथ पिक करते हो, आप वहां पे आप क्लास देते हो उन बटन्स को। ठीक क्योंकि है अगर आईडी दोगे तो एक ही बटन वहां पिक होता है, और आपने सेम फंक्शनैलिटी बटन अप्लाई करनी है, तो वहां पे ये चीज होती है यूज। ठीक ठीक हो गया, हमने ये चीज भी कर ली। अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो इससे एक चीज डिजाइन कर लेते हैं। इमेज आपने देखी है, हम्म आपने वो देखी डिव आईडी, अच्छा खासा आपने पढ़ लिया। हम एक नेब बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेब बार में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो आप हेडर बनाने जा रहे हो, तो मैं एक सेक्शन बनाऊंगी। सेक्शन मैंने आपको बताया था क्यों बनाते हैं। सेक्शन को मैं क्लास देती हूँ, क्लास नहीं, यहाँ पे स्टाइल देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे देती हूँ, मैं कह देती हूँ दिस इज सेक्शन, आपको जस्ट बताने के लिए कि ये आपका कंटेनर एलिमेंट है। और कंटेनर एलिमेंट जो होता है वो आप, ये मैंने सबसे पहले कंटेनर एलिमेंट दिया है, बंद हो गया, नहीं 15 मिनट है। अच्छा फिर ठीक। तो ये जो है ना सेक्शन मैंने सबसे पहले इस वजह से दिया है क्योंकि अब अगली दफा जब मैं नेव बार से अगली कोई चीज बनाऊंगी, नेव बार मेरी बन जाएगी तो अगली लाइन पे आएगी, ना किसी के अंदर। समझ आई? तो इसलिए मैंने सबसे पहले सेक्शन बनाया है कि भाई ये डाटा यहाँ तक रहे, नेव यहीं तक बने, अगली लाइन से डाटा शुरू जो नेव के बाद हो आइटम। ठीक है, तो पहले मैंने सेक्शन डिफाइन किया। अभी सेक्शन के बाद, अच्छा सेक्शन के साथ ही मैं एक चीज बता देती हूँ। आप देख रहे हैं ये ऊपर नीचे से स्पेसिंग आ रही है डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट स्पेसिंग हम खत्म करते होते हैं, और ये खत्म होती है विद द हेल्प ऑफ बॉडी टैग। आप यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल ये करो, यहाँ पे सिंपल दे देंगे बॉडी। बॉडी में आपने कर देना है मार्जिन को भी 0 ठीक है और पैडिंग को भी 0। जीरो जब मार्जिन पैडिंग 0 हो जाती है तो स्पेस खत्म हो जाएगी हाँ ये खत्म हो जाएगी, ये ठीक ठीक है, है डिफॉल्ट स्पेस खत्म। तो ये मैंने अभी जस्ट कलर और ये इसलिए दिया था ताकि आपको समझ आ सके। अभी तो सेक्शन को ऑफ कोर्स कलर नहीं देना, हम्म ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक सेक्शन डिफाइन किया। अब इस सेक्शन के अंदर मैं आऊंगी। अब आपको पता है सेक्शन में 2 चीजें हैं, जी एक चीज है इमेज, हम्म ठीक है, और एक चीज है वो एंकर टैग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इमेज, ठीक है, यहाँ पे मैं लोगो दूंगी इमेज के अंदर। ठीक तो है मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ से कोई लोगो ले लेती हूँ किसी भी ब्रांड का, ठीक है। मैं आगे कह देती हूँ लोगो, सॉरी, हाँ ठीक है, ये बहुत सारे लोगोज हैं। मैंने MCMG नाम रखा था तो यही रख लेते हैं लोगो, ये ठीक है कुछ ठीक ही लग रहा है। इसको कर लेते हैं ओ, डायरेक्ट भी इमेज एड्रेस कॉपी कर सकते हैं फिर वक्त में सेव करने के बजाय, या चलो सेव कर लेते हैं इसको एसेट्स में। यहाँ पे मैं लोगो नाम रख देती हूँ इसका। अब मैंने आपको बताया ये लोगो है। अब मैं यहाँ पे जैसी सोर्स में आऊंगी, मैं आगे करूंगी डॉट डॉट स्लैश एसेट्स, ये रहा लोगो, ठीक है, यहाँ के ये लग गया लोगो। अब लोगो इज क्वाइट अ बहुत बिग, बड़ा ठीक है है। हाँ, इसको छोटा करने के रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सेम कमांड यूज होती है, ठीक है। मैं अभी इमेज ही दे देती हूँ उसको। आप करोगे इमेज विड्थ, साइज विड्थ देते हो आप, अच्छा मिनिमम आप देते हो 50 VW का मतलब होता है विड्थ और 200 पिक्सल्स हाइट। ओके ये रिस्पॉन्सिव बनता है, मतलब छोटा होता है लोगो और सेट होता है। ये मजीद छोटा भी हम कर सकते हैं, 200 के बजाय इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं, तो ये लोगो छोटा हो जाएगा। अच्छा, लोगो अभी काफी ज्यादा छोटा हो गया, लेकिन जब आप मतलब एक बेसिकली सेकंड, इसका वो हमने वेट अलग रखी है और लोगो के लिए हम यही करते हैं। एक तरीका था जो मैंने अभी आपको बताया था, मैं एक इस बात मिनट, पे बोल रहा हूँ कि वो डिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, मतलब देखिए साइज क्यों वो मतलब परफेक्टली क्यों हो रहा किस तरह, मतलब समझ नहीं आता।
दो आपने दो रखी है ना, आपने कौन कौन सी मेजरमेंट्स रखी है, बिट रखी है और हाइट रखी है, विड्थ है ये एक्चुअली, ये विड्थ के साथ ही मतलब कि सेट होती है। 50 VW तो एक विड्थ के लिए है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे मेंशन भी है, ये देखें, स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द कंटेंट एरिया, पैडिंग एरिया और बॉर्डर एरिया। ये एक्चुअली बेसिकली ये कमांड आपकी, हाँ लेंथ उसको, वगैरह का कोई इशू हाँ उसको वो सेट करती है। अभी अच्छी कमांड है मैम, ये रिस्पॉन्सिव, हाँ मतलब अलग अलग डिक्लेयर कराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, डायरेक्ट आप दे दो कि मिनिमम इतना इसका सिस्टम सेट हो, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिव बन जाती है, मतलब सेट होती है इमेज आपकी। अब आप इसको बड़ा छोटा करते रहो स्क्रीन पे ना, ये हाँ, वो हिलेगी खराब नहीं नहीं, होगी। खराब नहीं होगी, सेट रहती है लोगों के लिए। अक्सर मैं तो खुद पर्सनली यूज करती हूँ लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, हम रिपीट में हाँ भी देख सकते हाँ, हैं ना। रिपीट में देख सकते हैं, जी जी। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने इसको बेसिकली विड्थ दे दी है, ठीक ठीक हो है। गया इमेज को। अब हम आ जाते हैं एंकर टैग्स के ऊपर। एक टैग मैंने दिया, अब मैंने 3 पेजेस बनाए थे, इंडेक्स, कॉन्टेक्ट, अबाउट। इंडेक्स को होम पेज दे देती हूँ मैं नाम, होम का पेज है। एक अबाउट का है, यहाँ हम अपनी मर्जी से देते हैं ना जो भी लिखना है, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट अस का पेज है। अब मैंने इनको लिंक कराना है, सिंपल सिंपल लिंक कराते हैं। होम मेरा इंडेक्स है ठीक है। जो भी है, अबाउट मेरा अबाउट है, हम्म। कॉन्टैक्ट मेरा, कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। ठीक है। इसको अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एंकर टैग को सेट करते हैं। एक के नीचे लाइन आ रही है, ठीक है, लाइन हटा लेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। अभी टेक्स्ट के कलर को वाइट करती हूँ, उसकी रीज़न है कि मैंने बैकग्राउंड को चेंज करना है। टेक्स्ट के कलर को वाइट करती हूँ, वो इस वजह से, ये ताकि मैं पूरे नेव के बैकग्राउंड को, नेव क्या है, पूरी सेक्शन है ना, जी। पूरे इसको सेक्शन को कलर बैक, हाँ को चेंज करेंगे, ब्लैक। ये ठीक ठीक है। है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, अगर मुझे इनको आपस में स्पेस देनी है और स्पेस ऊपर देनी से है भी तो मैं क्या खत्म करना है। करूंगी? मैं मार्जिन, ऊपर की स्पेस को खत्म कर देंगे हाँ, और इनके बीच में स्पेस देने के लिए इनके दरम्यान में स्पेस कैसे आई, मैंने आपको बताया था अभी। अगर मैं मार्जिन छेड़ूंगी तो ये ऊपर से मूव होगा। मैंने कहा था जब इन लाइन डाटा छेड़ना होता है तो हम पैडिंग यूज करते हैं, मैं यहाँ पे पैडिंग यूज करूंगी तो ये आपस में ओके, ज्वाइन हाँ। हो जाएंगे। Sorry. तो अब यहाँ पे अगर आप पैडिंग, ये डिपेंड करता है पैडिंग आपने देनी क्या है। अब आप एक टैग अगर पिक करते हो, एक टैग पे आ जाते हैं, हम पैडिंग देते हैं, ये रहे एक टैग। एक टैग को मैंने कहा पैडिंग दे दो, लेफ्ट और राइट से दे दो 30 पिक्सल की, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, सॉरी पहले टॉप बॉटम लगता है, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, हो गई डिस्टेंस, जी। ठीक है। अब मुझे ये जो लोगो है और ये जो आइटम्स है इनको ऊपर मूव करना है, ठीक है। तो मैं कैसे मूव करूंगी? जी ऊपर मूव करना है ना, हाँ, पैडिंग दोबारा करेंगे नीचे से आएगी। कैसे, मतलब मैं आके एक ही टैग को दे दूं पैडिंग बॉटम, ये तो नहीं हिलेगा, हाँ जी क्योंकि इमेज है, मैं इनको बेस लाइन पे करना चाहती हूँ। कैसे करूंगी? ये और ये बेस लाइन पे है ना, इमेज सेंटर, के साथ अलाइन करना है। हाँ बेस लाइन, इमेज की जो बेस लाइन है उसके साथ हाँ, अलाइन उसके करना साथ अलाइन करना है। ये आप लोगों ने कार्य के वो लिए अलग करना नहीं है, कर सकते, मतलब इमेज का वो अलग से और वो है। मैम ये हमारी असाइनमेंट। हाँ ये आप लोगों की असाइनमेंट है, समझ आई? ये आप लोगों ने नेब बार इस तरह से बनाकर लेकर आनी है, और ये आइटम्स यहाँ नहीं होने चाहिए, ये राइट पे होने चाहिए यहाँ, ठीक है। और यहाँ लोगो होना चाहिए, यहाँ लोगो, यहाँ राइट साइड के ऊपर आइटम्स, ठीक है। सही। ठीक है। ये होने चाहिए। किस तरह से मैंने यहाँ बनवाई हुई है बच्चों को, लेट मी शो यू वंस। एक दफ़ा बनवाई थी, शायद वो डाटा यहाँ पड़ा हो, हाँ
नहीं, वो मैंने डिलीट कर दिए शायद। हाँ, वो डिलीट कर दिए। अभी नहीं पड़ा, आप लोगों की बदकिस्मती। ठीक है, तो वो पिक्चर वो इस तरह, और उसके नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे क्या होना चाहिए, इतनी बड़ी पिक्चर लगी होनी चाहिए, फुल बैनर टाइप जो होता है, फुल, मतलब कि बड़ी सी पिक्चर आपने लगानी है, इतना सा डाटा बना कर लेकर आना है, एक नेम बार, और नीचे जो है वो फुल इसके साथ अटैच इतनी बड़ी सी पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल नॉर्मल जो पिक्चर होती है 100% वेट के साथ, वो आपने लगा के लेकर आनी है। ये काम आप लोगों ने करके लेके आना, और जो मैंने आज करवाया है इसकी प्रैक्टिस करके लेके आनी है। हमने अच्छा खासा पढ़ लिया आज।